अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत के साथ आपकी होस्ट आयशा शकूर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। जनाब, लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं जिसमें आपके तमाम हेल्थ रिलेटेड कंसर्न, स्किन रिलेटेड कंसर्न्स जो होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं और हमारे साथ हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जनाब, रोज़ों में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हमें ड्राइनेस के ही आते हैं, चाहे वो बालों की ड्राइनेस हो जाए, डैंड्रफ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो जनाब, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपके तमाम तर मसाइल का हल लेकर डॉक्टर कमल जवाद आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू। कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत ठंडे ठंडे और अच्छे अच्छे जा रहे हैं। बिल्कुल वही बात है कि मौसम बहुत ठंडा है, टेम्परेचर उस तरह से नहीं है, उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो तो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी हमें पिछले साल होती थी और उससे पिछले साल होती थी। बिल्कुल ऐसे ही, इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा बिकॉज मौसम अच्छा है तो इतना ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा कि प्यास या भूख का कुछ एहसास भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर कमल, लेकिन पानी हम उस तरह से नहीं पी रहे जैसा नॉर्मल रूटीन में हम वाटर इनटेक रखते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो क्या करें हम इसके लिए? देखिए, पहले भी मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ख़ास तौर पे फोकस किया था इस चीज़ पर कि पानी हम अगर सारा दिन नहीं पी पाते तो हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम अफ्तार और सहर के दरमियान एक मेंटेनेंस बैलेंस कर लें। लाइक थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर हम 1 घंटे का अगर हम अलार्म सेट कर लें, नहीं याद रहता तो हम 1-1 घंटे के बाद 1-1 गिलास पानी अगर पिएंगे तो ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो अफ्तार के बाद मोस्टली सहरी तक जागते हैं। बिल्कुल, चाहे वो वर्किंग हो या नहीं, कोशिश करते हैं लोग कि वो सहरी तक जागें और दैन सहरी के बाद अपनी नींद कंप्लीट करें। सो अगर आप 1-1 घंटे के डिफरेंस से पानी लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। उसके अलावा जैसे आजकल फ्रूट्स में तरबूज आया हुआ है, बिल्कुल वो रिच होता है, अगर आप उसे लेंगे तो उससे आपकी हाइड्रेशन 80% तक बैलेंस हो सकती है। ठीक है। सो ड्यूरिंग अफ्तार भी अगर आप ऐसे फ्रूट्स का जो जूसी हों, जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका ये डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम दूर हो सकता है। अगर आप तरबूज वैसे नहीं खा सकते तो जस्ट तरबूज के स्लाइसेस करके उसे आप ग्राइंडर में डालें और उसका एक जूस बना लें, आप उसे पी सकते हैं बड़े आराम से, वो भी आपकी डिहाइड्रेशन दूर कर देगा। ऐसे ही काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जैसे खरबूजा है, तरबूज है, पाइनएप्पल है, क्यूकम्बर बड़ा अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करता है, तो वो आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं अपनी डाइट में जो कि पानी का नेमुल बदल बन सकती हैं। दूसरा ये कि डैंड्रफ ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा होती है, फिर आजकल हवा में ज़रा मॉइस्चर ज़्यादा है तो जितनी भी हमारी स्किन या स्कैल्प का के जितने भी पोर्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें से प्रॉपरली एक ऑयल सीक्रेट जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है या स्कैल्प की मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा होता। सो ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है, ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है। डैंड्रफ बेसिकली क्या है? इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ऑल्दो कि इट्स नॉट डेंजरस, ख़तरनाक नहीं होता बट कंटेजियस होता है, लग सकता है एक से दूसरे को। दूसरा, डैंड्रफ को अगर आप पूरी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो वो एक के बाद एक आपको मसाइल का शिकार करता जाएगा, चाहे वो स्कैल्प की डैंड्रफ हो, चाहे वो फेस की डैंड्रफ हो। जो मेंस होते हैं उनके बेयर्ड एरिया में अगर डैंड्रफ आ जाए, अगर मुस्टैश में, ये मूँछों में, आपकी आईब्रोज़ में, इन किसी भी जगह पे डैंड्रफ आ जाती है तो वो हर जगह को नुकसान पहुंचाती है। बालों के लिए क्या करती है? सबसे पहला जो प्रॉब्लम आपको आता है वो आता है हेयर फॉल का। एक तो डैंड्रफ लाइक वो आपको वैसे ही अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं तो इट लुक्स वियर्ड, लाइक आपको अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता, कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, लाइक आपके शोल्डर्स पर आ जाए और उस डैंड्रफ की वजह से आपकी फोरहेड पे एक्नी निकल आती है। सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बज़ाहिर हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती बट अंदर ही अंदर हमारी पर्सनैलिटी को डिग्रेड करती हैं। सो डैंड्रफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट में डैंड्रफ के लिए बहुत सारे शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, लोग उसे लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे ख़त्म हो जाए। फॉर द टाइम बीइंग आपने वॉश किया 4-5 घंटे वो ख़त्म हो जाएगा बट अगेन वो डैंड्रफ वापस आ जाएगी। दूसरे नंबर पे घरेलू बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जो हमारी अम्माओं के ज़माने से लाइक हम करते चले आ रहे हैं, दही का, अंडे का,
जिनसे काफ़ी हद तक डैंड्रफ पे काबू पाया जाता है। कुछ लोग देसी घी लगाते हैं सर के अंदर। दीज टोटकाज आर गुड, आप कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है, बट दीज आर नॉट ट्रीटमेंट्स। ओके, एनी हाउ यू हैव टू कम फॉर द ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट की तरफ आना ही पड़ता है। लाइक आप अगर ये टोटके यूज़ करें, मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम डॉक्टर्स हैं तो अल्टीमेटली हमने अपनी तरफ ही पेशेंट को बुलाना है। देखिए ये एक फैक्ट है, डैंड्रफ बीमारी है और बीमारी का डेफिनेटली अल्लाह पाक ने इलाज का जो वसीला बनाया है वो डॉक्टर्स को ही बनाया है। सो आपने ये टोटके किए, अगर आपका प्रॉब्लम इससे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ देर के लिए वक्ती तौर पे सही होता है, तो बेहतर है कि फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके लिए हमारे पास 2-3 ट्रीटमेंट्स होते हैं। लाइक उसमें हम शैम्पूज़ भी आपको देते हैं ऐसे चेंज करके, लाइक जो मार्केट में अवेलेबल है उनके अलावा मेडिकेटेड शैम्पूज़ होते हैं जो कि डैंड्रफ के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए। नंबर 2, ऐसी मेडिकेशंस हैं टॉपिकल लगाने वाली जो आपके स्कैल्प में आप अप्लाई करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम आपको देते हैं, लाइक 2-3 मंथ्स के लिए आप उसे अप्लाई करें और उसके साथ शैम्पू वो यूज़ करें जो आपको दे रहे हैं। कुछ खाने वाली मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं। उसके अलावा आजकल हमारे पास हाइड्रेशन भी दस्तयाब है जो कि स्पेसिफिकली उनके लिए प्लान की गई है, जो कि डैंड्रफ वाले पेशेंट्स होते हैं। सो दीज आर द ट्रीटमेंट, जिसमें खाने वाली, लगाने वाली, देन प्रोसीजरल बेस्ड। ये सब वो ट्रीटमेंट्स होती हैं जो हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जिनको डैंड्रफ का इशू होता है। हाइड्रेशन का आप अभी बता रही थी डॉक्टर कमल, हाइड्रेशन किस तरह से इंड्यूस, अब क्या कोई नए प्रोसीजर्स आए हैं, कोई नए मेथड्स आए हैं इसके लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज स्कैल्प में प्रॉब्लम डैंड्रफ का बिकॉज ऑफ ड्राइनेस होता है। सो हमारे पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनसे हम स्पेसिफिकली स्कैल्प को हाइड्रेट करते हैं। ठीक है। सो इंडिविजुअल वो वर्क नहीं करेगा, लाइक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हाइड्रेशन करवाएं तो आपका डैंड्रफ का इशू दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने पूरा ट्रीटमेंट लेना है। लाइक हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिसाइड करते हैं, लाइक बहुत पुरानी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो फिर हम सब ट्रीटमेंट्स को साथ रख के चलते हैं। ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है और आपका ट्रीटमेंट सिर्फ लगाने और खाने वाली मेडिकेशन से हल हो सकता है तो हम वहीं तक पेशेंट को महदूद रखते हैं। बट अगर मैंने बताया जैसे कि क्रॉनिक है यानी कि बहुत पुरानी है तो फिर डेफिनेटली हमें तीनों ऑप्शंस यूज़ करने पड़ते हैं एक साथ। तो हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोसीजरल बेस्ड पर आपकी स्कैल्प को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है उस लेवल पे जाके जो कि हम मेंटेन नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द प्रोसीजर स्पेसिफिकली फॉर द डैंड्रफ पर्सन्स। ओके, फैंटास्टिक। डॉक्टर कमल, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, हम देख रहे हैं हेयर पीआरपी बहुत ज़्यादा आई हुई है, स्किन पीआरपी बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो बेसिकली ये हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट्स होते क्या है? देखिए आयशा, हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट जो है वो प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा होता है। बेसिकली अल्लाह पाक ने हमारे अपने खून के अंदर ऐसे 9th ग्रोथ फैक्टर्स डाले हुए हैं जो कि हमारी बॉडी में जब भी कोई डैमेज होता है, हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी ज़ख्म लगता है, चोट लगती है, जहाँ नीड होती है उस जगह पे वो 9th ग्रोथ फैक्टर्स आकर अपना वर्क करते हैं और उस जगह को हील कर देते हैं। सो ये कुदरती अल्लाह पाक की तरफ से मेहरबानी है हम पर। इसी तरीके से ये प्रोसीजर इन्वेंट हुआ, उसी ब्लड को हम ड्रॉ करते हैं, हम वेन से लेते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों का, पेशेंट्स का ये भी सवाल होता है कि आप खून कहाँ से लेंगे, अगर सर में इंजेक्ट करना है तो क्या सर से ही खून लेना है आपने? ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी में हम वेन से, किसी भी वेन से हम ब्लड लेते हैं, जैसे आप किसी लैब में जाके टेस्ट करवाते हैं या कोई वेन का इंजेक्शन लगवाते हैं, उस तरह का प्रोसीजर होता है। वो ब्लड हम लेते हैं, बहुत सारा नहीं लेते, आपका 10 to 20 cc हम लेते हैं, समटाइम 40 cc लेते हैं। इट्स टोटली डिपेंड। अगर स्कैल्प पीआरपी है तो 40 cc लेते हैं, अगर फेस पीआरपी है तो 20 cc लेते हैं। सो उस 40 cc में, फॉर सपोज अगर हम स्कैल्प की बात करते हैं तो 40 cc में हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन के थ्रू स्पेसिफिकली वो जो प्लाज्मा है, वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिनका काम ग्रोथ करवाना है, जिनका काम हेल्दी बनाना है किसी भी चीज़ को, उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। बाकी का डिस्कार्ड कर देते हैं। सो आउट ऑफ 40 cc हमारे पास टोटल बचता है 20 cc ओनली। सो वो 20 cc हम आफ्टर लोकल एनेस्थीसिया यानी कि उस टॉपिकली भी नम करते हैं, उस जगह को सुन करते हैं, उसके बाद हम इंजेक्शंस के थ्रू भी उस जगह को सुन करते हैं। देन जो पीआरपी का एक्चुअल प्रोसेस होता है, यानी जिसमें हमने वो जो प्लाज्मा ड्रॉ किया है वो आपकी स्कैल्प में, यानी ये हमारा सर्कल होता है जिसमें हमने इंजेक्ट करना है। सुनने में बड़ा हॉरर सा लगता है, लाइक सर के अंदर इंजेक्शन लगवाना। हर बंदा ये कहता है कि नहीं 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 हमने ऐसा नहीं करना, बट बहुत ज़्यादा आ जाता है कि पता नहीं क्या ट्रीटमेंट। लेकिन आप उसमें ये देखें, मैं इसलिए आप लोगों के प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट डेंजरस अंटिल कि आप किसी ऐसे बंदे से करवाएं जिसको हाइजीन का नहीं पता, जिसको टेक्निक का नहीं पता प्रॉपर, जो प्रॉपरली इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहा कि सिरिंजेस, नीडल्स और बाकी सब चीज़ों को मेंटेन कैसे करना है। सो
आपको चूज़ ये करना है कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बहुत सारे एस्थेटिक सेटअप्स हैं, लाइक हमारे लाहौर में ही बड़े एस्थेटिक सेटअप्स आजकल हो गए, तो हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं खुला होगा। डेफिनेटली। सो आपको ये एक थोड़ा सा ये आप लोगों के लेवल की बात है कि ये आपने चूज़ करना है कि आपने डॉक्टर के पास जाना है। आपने चूज़ नहीं करना कि आप किसी भी एस्थेटिक सेटअप पे इसलिए कि वो 2000 रुपये कम ले रहे हैं आपने वहाँ चले जाना है, बिकॉज आपकी जान उन 2000 से कहीं ज़्यादा कीमती है। बज़ाहिर ये कोई ख़तरनाक प्रोसीजर नहीं है, बज़ाहिर इसका कोई ऐसा हार्म नहीं है, बट अगर टेक्निक गलत यूज़ की जाएगी या प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाएगा, सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो बहुत डेंजरस हो सकता है। ठीक है। PRP बेनिफिशियल है 3 तरह से। नंबर 1, ये आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। नंबर 2, जो रूट्स आपके स्कैल्प में हैं और जो वीक हो चुकी है, जिनकी वजह से कॉन्टीन्यूसली हेयर फॉल है, उसके पीछे चाहे कोई भी कॉज हो, आपकी डाइटरी डेफिशिएंसी हो, आप कोई क्रॉनिक इलनेस को गुजर के आए हो, किसी बीमारी को गुजर के आए हो, लाइक आपको टाइफॉइड हुआ हो, कोविड हुआ हो, डेंगू हुआ हो, ये सब वो चीज़ें जो हेयर फॉल करवाती हैं। अगर कैंसरस पेशेंट्स हैं तो भी डेफिनेटली उनको हेयर फॉल होता है। ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें आप 1 हफ्ते से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन आपकी हिस्ट्री हो, हॉस्पिटल में एडमिट रहे हो, वो सब आपको हेयर फॉल करवा सकती हैं। 100% में नहीं होता, बट 90% में ऐसा हो सकता है। ठीक है। सो PRP ना सिर्फ आपके बालों का हेयर फॉल रोकता है, नंबर 2 वो आपके बालों की जो रूट्स वीक हो चुकी हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है, और नंबर 3 वो आपके जितने भी न्यू ग्रोथ आनी होती है बालों की उनको सपोर्ट करता है, न्यू ग्रोथ को इन्हेंस करता है। सो ना सिर्फ हेयर फॉल रुकेगा बल्कि आपकी नई ग्रोथ भी आएगी, और तीसरे नंबर पे जो आपकी रूट्स वीक हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करके वो नया बाल जो आ रहा होगा उसे मजबूत करेगा। ये PRP के बेनिफिट्स हैं। हार्म्स भी मैंने आपको बता दिए कि उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। टेक्निक्स के अलावा प्रॉपर टेक्निक का यूज़ ना करना, हाइजीन का प्रॉपर ना होना, यही एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप ना करवाएं तो इसका नुकसान हो सकता है, अदरवाइज कोई नुकसान नहीं। ओके जी, फैंटास्टिक। डॉक्टर कंवल, हम यही देख रहे हैं कि आजकल जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हर गली मोहल्ले में सैलून्स ओपन हो गए हैं, उनके अंदर ये ट्रीटमेंट्स जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं और लोग जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। जब वो जाके वहाँ से करवाते हैं उसके बाद ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो PRP के सेशंस कितने होते हैं, कितनी देर बाद आप सजेस्ट करते हैं, क्या वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही आयशा, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा हेयर फॉल है। मैसिव हेयर फॉल अगर है, एक्सट्रीम हेयर फॉल अगर है, क्रॉनिक किसी इलनेस की वजह से है तो डिपेंड करता है। अगर हेयर फॉल की वजह से गंजपन स्टार्ट हो गया, लाइक आपके सर में गैप आना शुरू हो गया, तो डेफिनेटली उसके सेशंस डिफरेंट होंगे। सो नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं 3 to 6 सेशंस। 1 मंथ अपार्ट होता है PRP, 1 मंथ से पहले यूजुअली हम एडवाइस नहीं करते। दूसरा, अगर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि गली मोहल्लों में और सैलून्स के अंदर इवन सेंट्रीफ्यूजल मशीन रख के ये प्रोसीजर शुरू हो गया, तो मैं इसको हाईली कंडेम करूँगी। प्लीज़ 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 ये चीज़ें, लैब हुआ, सिरिंजेस हुई, ब्लड ड्रॉ करना हुआ, देखिए ये डॉक्टर्स का, स्टाफ का काम है। प्लीज़ आप उन तक ही महदूद रहने दें। 4 पैसे कमाने के लिए ऐसा कुछ ना करें जो कि इंसानी जान के लिए डेंजरस हो। मेरे पास ना आए, मैं अपने लिए नहीं कह रही, बट किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चले जाएं। डॉक्टर होना ज़रूरी है, प्रॉपर स्टाफ होना ज़रूरी है जो आपका ब्लड ड्रॉ करे, जो आपको प्रॉपरली सेंट्रीफ्यूज करके आपको प्रॉपर प्रोसीजर की तरफ लेकर आए। सो 3 to 6 सेशंस नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं। 1 मंथ अपार्ट होते हैं, 1 महीने के अंदर 1 सेशन होता है। 3 सेशंस में यूजुअली जो हमारे 90% पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें हेयर फॉल स्टॉप, लाइक हमें ये एक फीडबैक मिलता है कि हेयर फॉल हमारा स्टॉप हो गया है। सो ये एक अच्छी डायरेक्शन होती है, हमें आगे ट्रीटमेंट्स में हेल्प मिलती है। बट अगेन ये कहूँगी कि इंडिविजुअल PRP भी हेल्प नहीं करती। बिकॉज अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन D डेफिशिएंसी है और इसी तरह की जिंक डेफिशिएंसी है, पोटेशियम आपका नहीं है, अगर ये डेफिशिएंसीज बॉडी में मौजूद है, ऊपर से हम PRP किए जा रहे हैं, हम उसी ब्लड को ड्रॉ कर रहे हैं ना, आप ही की बॉडी का ब्लड है वो जिसमें ये डेफिशिएंसीज मौजूद हैं। सो आपको प्रॉपर जजमेंट करवाना ज़रूरी है। अगेन इसीलिए फोकस करूँगी कि डॉक्टर से वो ये जज करें हिस्ट्री के थ्रू कि क्या आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। सो पहले हमने कॉज रिमूव करना है। हमने पहले लैब्स करवानी है, कॉज को रिमूव करना है, देन इन प्रोसीजर्स की तरफ आना है। सो अगेन 3 रेजिम्स मेरी यहाँ भी काम करेंगी कि लाइक खाने वाली, लगाने वाली एंड प्रोसीजरल बेस्ड। एग्जैक्टली। जब हम एक ऑब्वियसली हम स्किन पे भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब हमारी डाइट अच्छी होगी, हमारे फूड इनटेक बेहतर होगा, तो उसके रिजल्ट्स भी एंड प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा निकल के आएगा। डॉक्टर कंवल, ये PRP ट्रीटमेंट के साथ जब आप कर रहे होते हैं उसके साथ कोई मेडिसिन भी लेते हैं
या फिर साथ वही प्रोसीजर चल रहा है? नहीं आयशा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तीनों रिजीम्स काम करती हैं। कभी भी इंडिविजुअल पीआरपी मैं स्टार्ट नहीं करती पेशेंट की। पहले मंथ में मैं हमेशा पेशेंट को, अगर मैसिव नहीं है, गंजपन नहीं है, मुझे नज़र आ रहा है कि शायद हम कंट्रोल कर सकें, सो इनिशियल के 1 मंथ में मैं खाने और लगाने वाली ट्रीटमेंट पे रखती हूँ। उसमें आपका शैम्पू भी होता है, लगाने वाली मेडिकेशंस भी होती हैं और खाने वाली भी होती हैं। अगर मुझे कोई फील हो रहा हो, हिस्ट्री से मुझे पता चल रहा हो कि इस पेशेंट में कोई डाइटरी डेफिशिएंसी है, आयरन की, जिंक की, विटामिन डी की, सो मैं वो सब्स्टिट्यूट भी उनको देती हूँ। लाइक 1 मंथ में अगर मुझे 2 to 3% या 5% भी कोई रिजल्ट नज़र आता है पेशेंट के अंदर, तो फिर हम उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। बट अगर मुझे लगता है कि पेशेंट को 1% भी कोई फ़र्क नहीं मिला है, तो देन हम पीआरपी के साथ उन सब चीज़ों को भी रखते हैं और पीआरपी भी लेके चलते हैं। ओके, ग्रेट हो गया। डॉक्टर कमल, मुझे ये बताएं कि हेयर फॉल हमें लगता है, हम डेली बेसिस पे ब्रशिंग करते हैं, हमारे बाल टूटते हैं, गिरते हैं, कब हमें लगना चाहिए कि अब हेयर फॉल हमारा एक्सट्रीम हो गया है? देखिए आयशा, आजकल तो इतने बाल ज़्यादा गिर रहे हैं क्योंकि काउंटिंग मुश्किल हो गई है। एग्जैक्टली। सोते जागते उठते बैठते कभी भी हमें फील हो रहा होता है कि लाइक थोड़ा सा बालों में हाथ मारो। एक ये भी नेचर गंदी है ना, लाइक हम पुलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा ना, लाइक हम एक दफ़ा पता चल जाए हमें हेयर फॉल हो रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा हाथ जाता है। लाइक गंदी हैबिट है, मेरी खुद की भी कभी कभी ये हो जाती है जब पता चल रहा हो कि हेयर फॉल है मुझे भी। हेयर फॉल सबको हो सकता है, हमें भी हो सकता है, लाइक मुझे भी होता है। अभी पिछले 2-3 महीनों मैंने बड़ा सफ़र किया है हेयर फॉल के साथ। सो डिफरेंट कॉजेज़, डिफरेंट रीजंस होते हैं हेयर फॉल के। मैसिव हेयर फॉल आप कब काउंट करते हैं? जब आपको फील हो कि जब आप सुबह सोकर उठ रहे हैं, आपके तकिए पे तकरीबन 20 से 25 बाल हैं, तो आपको थोड़ा सा नोटिस लेने की ज़रूरत है। देन अगर आप शावर ले रहे हैं, आपके ब्रश में, शावर के बाद सबसे पहली बात, गीले बालों को कभी भी ब्रश ना करें। इसमें ख़ास एहतियात करनी होती है। गीला बाल बहुत नाजुक होता है, आपने बालों को सेमी ड्राई होने देना है, पूरा ना खुश्क हो लेकिन नीम खुश्क हो जाए, उसके बाद आपने अपने बालों को कंघा करना है, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आप पहली बार ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश के अलावा कंघा, लाइक मोटे दानों वाले कंघे आते हैं, हर एक के पास हो सकता है, इजीली अवेलेबल है, लाइक कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। सो आप अगर पहला आप उससे अपने बालों को कंघा करेंगी तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आप एक बड़े हेयर फॉल से, बिकॉज आप गीले बालों को डैमेज नहीं कर रहे ना, आप उसे स्पेस दे रहे हैं बालों को कंघा करने के लिए। सो गीला बाल ना हो, मोटे दांतों वाला कंघा यूज़ करें आप बालों को ब्रश करने के लिए। दूसरे नंबर पे ये कि आपने गीले बालों को टाई नहीं करना, ठीक है, बांधना नहीं है। कोशिश करें कि थोड़े खुश्क हो जाएं, उसके बाद आपने टाई करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें करके आप काफ़ी हद तक अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं वो नॉर्मल बातें बता रही हूँ जो हम अपनी डेली लाइफ में जिनको बॉदर ही नहीं करते, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स नहीं करते, जनरल टिप्स हैं जिनको फॉलो बिल्कुल करें। और इसमें ब्रश के अंदर अगर आपके बाल आपको फील हों कि लाइक 20, 25, 30, 35 और अबव आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ऐसा फील हो रहा है कि चलते फिरते आपके बाल टाई अप हैं, उसके बावजूद भी बाल आपके गिर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा हाथ लगाने से भी बाल गिर रहा है। पुलिंग वैसे अवॉइड करनी चाहिए, बट अगर आपको फील हो रहा है हल्का सा हाथ भी लगा तो उसमें आपके बाल आ गए, सो ऐसी चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर बाल इतने हद तक आपके गिर रहे हैं कि तकिए पे भी आपको फील हो रहे हैं, ब्रश में भी 25 से ज़्यादा बाल आ रहे हैं आपके, चलते फिरते भी आपको फील हो रहा है कि जगह जगह आपका बाल गिरा हुआ है, तो फिर आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ओके, और शावर हमें ठंडे पानी से लेना चाहिए, गर्म पानी से लेना चाहिए? देखिए, अगर सर्दियों में मैंने कहा कि ठंडे पानी से लेना चाहिए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे सवाल करेंगे। नीम गर्म पानी, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए एकदम से, ठंडा पानी बेनिफिशियल होता है। और एक तरीका ये होता है कि अगर आप नीम गर्म पानी से गुस्ल ले रहे हैं, नहा रहे हैं, शावर ले रहे हैं, तो बाद में लास्ट में बिल्कुल आप अपने बालों पे एक मग्गा नहाने वाला जो होता है वो 1 कप लेके और ठंडे पानी का बालों पे बहा लें, तो उससे आपके बालों का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। बहुत तेज़ गर्म पानी भी आपकी स्कैल्प को ड्राई करता है, और बहुत तेज़ गर्म पानी से डैंड्रफ भी ज़्यादा होती है और हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। पोर्स भी आपके ओपन हो जाते हैं। आप देखिए हम क्यों यूज़ करते हैं, हम स्टीम लेते हैं, नॉर्मल जो सैलून फेशियल्स वगैरह होते हैं उसमें आपको स्टीम दिया जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? ताकि आपके पोर्स ओपन हो और उन पोर्स को हम बाहर निकल जाए। उसी पर्पज़ के लिए वो पोर्स भी, जब हम गर्म पानी से हम नहाते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन फिर हमारे पास कोई तरीका नहीं होता कि हम उन्हें बंद करें, सो वो फिर अलग एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखिए, आप सर्दियों में मोस्टली लोगों को कंप्लेन होती है, डैंड्रफ का होना, ड्राई स्कैल्प का होना, सर में दाने होना, सर में खारिश रहना, ये सारे प्रॉब्लम सर्दियों के हैं। गर्मियों में ज़रा सुकून रहता है। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमल फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बातें तो बहुत करनी थी लेकिन टाइम शॉर्ट है हमारे पास। इसी के साथ साथ रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।